हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले केस के साथ, चांदी शेट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब इस केस में क्या हुआ, डिसीज जो संकर्षण है वो एक फिशरमैन थे और उन्होंने नंदू नाम के किसी व्यक्ति को 1,000 रुपए उधार दिए। बहुत बार मांगने के बाद भी नंदू जी ने पैसे वापस नहीं किए। किसी दिन वो अपने ब्रदर इन लॉ को लेकर गए और वापस से उस पे इस डिमांड को इम्पोज किया कि तुम मेरे पैसे वापस करो, बहुत टाइम हो चुका है। नंदू ने कहा कि एक पर्टिकुलर डे और टाइम सेट कर लेते हैं और वहां पे उस दिन मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, गांव के बाहर एक मंदिर है वहां पे आके पैसे ले लेंगे। ठीक है, ये तय हो जाता है, डे भी सेट हो जाता है, टाइम सेट हो जाता है, जगह गांव के बाहर का मंदिर सेट हो जाता है। यही संकर्षण अपने ब्रदर इन लॉ को लेकर जाते हैं पैसे लेने के लिए। रास्ते में बहुत सारे लोग इन्हें घेर लेते हैं विद वेपन्स। किसी के पास भाला था, किसी के पास मशेटे था, किसी के पास कुछ था। ऑल ऑफ देम वर क्वाइट लीथल वेपन्स और इनको असॉल्ट किया जाता है बुरी तरह से। इनको ड्रैग करके नंदू के घर पे लेकर आया जाता है और वहां पे इनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। अब संकर्षण के जो फादर थे, ही वॉज द वन हु लॉन्च्ड द एफआईआर। उन्हें कोई बताता है कि आपके दामाद को और आपके बेटे को बहुत मारपीट की जा रही है उनके साथ, अब जल्दी जल्दी चलिए। तो वो भागे गए बेचारे, तब तक उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऑटो रिक्शा में बिठा के जैसे तैसे हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में ही ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई और हॉस्पिटल में संकर्षण की डेथ हो गई। दोनों ही अपनी इंजरीज को सकम कर बैठे। बहुत लंबी चौड़ी सर्कमस्टेंशियल चेन बनी। इट वाज वेरी डिटेल्ड। प्रोसिक्यूशन ने सारे एविडेंसेस को इकट्ठा किया बिकॉज द केस वेंट फॉर लॉन्ग। 1998 में इनका ट्रायल कोर्ट से जजमेंट आया था। ट्रायल कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पे, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बेसिस पे, व्हिच वर मेनी, they were eyewitnesses who witnessed the assault happening। ठीक है, जो तो मारा गया, पीटा गया, किन किन वेपन्स को यूज किया गया, वो सब लोगों ने विटनेस किया था। बिकॉज दे वर बीइंग बीटन अप इन ओपन, को अंदर छुपा के उन्हें मारपीट नहीं की गई उनके साथ, बिल्कुल खुले में उनके साथ मारपीट की गई। ठीक है, तो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया गया, विटनेसेस को एग्जामिन किया गया, इन्फॉर्मेंट को एग्जामिन किया गया, उधार का मोटिव सामने आया कि भाई उधार था, बहुत टाइम से प्रेशर डाला जा रहा था, उसने 2-3 लोगों से बात भी करी थी, पंचायत में इशू रेज कर दिया था। देयर वर मेनी थिंग्स दैट हैपेंड। प्रोसिक्यूशन हैड अ वेरी स्ट्रांग केस and based on the case, based on the evidence that were collected, the testimonies that were admitted, trial court convicted them of murder। ठीक है, कुछ क्योंकि there were multiple accused, there were about 6-7 accused। कुछ को 302 रेड विथ 34 पे कन्विक्ट किया गया, कुछ को 302 रेड विथ अनलॉफुल असेंबली पे कन्विक्ट किया गया, और भी बहुत कुछ चार्जेस लगाए गए, ग्रीवियस हर्ट का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, राइटिंग का, राइटिंग विद डेडली आर्म्स का, राइट। सो देयर वर मल्टीपल चार्जेस दैट वर फाइल्ड अगेंस्ट देम एंड द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड देम ऑन ऑल चार्जेस। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। इमीडिएटली इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी 1998 में ही। हाई कोर्ट में जो अपील थी वो बहुत लंबी चली। दे वर आउट ऑन बेल। 2010 में इन्हें बेल मिल गई और 2010 से लेकर 25 तक ये लोग बेल पे ही रहे। नाउ दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल दैट हैपेंड इन दिस केस। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के कन्विक्ट्स को इतनी लंबी बेल नहीं दी जाती। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में वैसे ही बेल नहीं दी जाती है, राइट। खैर, कन्विक्शन हो गया, अपील में मैटर है, बेल कोर्ट ने ग्रांट कर दी, बट द बेल extended for more than 15 years and that was too much considering the intensity of the crime। ये बेल सही नहीं थी, मतलब इस बेल का इतना लंबा चलना ठीक नहीं था। फाइनली केस में क्या होता है कि हाई कोर्ट भी सेंटेंस को कंफर्म कर देता है, अपहोल्ड कर देता है और इन सबको सरेंडर करने के लिए कहता है। नाउ दे हैव बीन आस्क्ड टू सरेंडर। 15 दिन दिए गए हैं इनको सरेंडर करने के लिए। लाइक आई सेड, केस बहुत लंबा चला, 27 ईयर्स तक केस चलता रहा। कितनी बार अडजर्नमेंट्स हो गए बैकलॉग की वजह से। तीन एपेलेंट्स जो थे, मतलब 3 कन्विक्ट्स जो थे, उनकी डेथ भी हो गई, तो उनके अगेंस्ट केस जो था वो अबेट हो गया, अपील अबेट हो गई, राइट। फाइनली जितने बचे थे उन सबको हाई कोर्ट ने उनका कन्विक्शन अपहोल्ड किया और उनको वही जो सेंटेंस ट्रायल कोर्ट ने दिया था उसको कंटिन्यू करने को कहा और उनको सरेंडर करने के लिए। सो दीज वर द फाइंडिंग्स।
The court found post-mortem evidence established homicidal deaths of both deceased with injuries consistent with assault described by the prosecution. Dispatch of the FIR to court the next day was held not to be delayed in any suspicious manner. कुछ डिफेंसेस आए थे, जैसे FIR करने में देर कर दी गई है, जो क्राइम सीन का जो मैपिंग था वो प्रॉपरली नहीं किया गया, विटनेसेस की जो टेस्टिमनी है उसे फैब्रिकेट किया गया है क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, एक दो डिटेल्स ऊपर नीचे थी, बट मोर और लेस या एक सब्सटैंटिव बेसिस पे एक एसेंस में टेस्टिमनी सेम थी, जो कि हाई कोर्ट ने होल्ड भी किया था। ठीक है, it reiterated कि FIR is not an encyclopedia. Omission of minute details do not make it unreliable, especially when lodged by a rustic informant in a distressed state. सोचने वाली बात है, एक फादर है जिसका बेटा और दामाद दोनों ही मर गए हैं, तो स्टेट में अगर वो FIR करवाता है, छोटी छोटी डिटेल्स मिस भी कर देता है, तो ये कोई बहुत बड़ी chaotic सिचुएशन नहीं है जो FIR को कंप्लीटली इनएडमिसिबल बनाते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना। और FIR के ऊपर अगर आंसर लिखते हो तो ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो, इस केस को भी साइट कर सकते हो। Related eyewitnesses were considered natural witnesses since the offense occurred near their homes. Mere relationship does not render them interested or unreliable if their testimony is otherwise credible. You understand what interested witnesses? अगर कोई विटनेस जिसका डिसीज्ड के साथ या फिर विक्टिम के साथ कोई नाता है या फिर अक्यूज्ड के साथ कोई नाता है, रिलेशनशिप है, तो उनको इंटरेस्टेड विटनेस माना जाता है और उनकी टेस्टिमनी को एडमिट नहीं किया जाता। राइट, तो गांव के आसपास के जो लोग देख रहे थे, उन लोगों को पिटता हुआ वो डर गए, दे डिडंट इंटरफेयर और ट्राई टू सेव देम, सम ऑफ देम वर इवन रिलेटेड टू द डिसीज, तो इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं, फादर भी इंटरेस्टेड हैं, बट हाई कोर्ट रिजेक्टेड ऑल ऑफ दिस। Discrepancies between ocular and medical evidences were minor. Medical evidence did not make the ocular account improbable or rule it out entirely. तो circumstances जैसे भी थे, हाई कोर्ट में ये कंक्लूड किया गया कि ये प्री प्लान्ड मैनर में अटैक किया गया। पहले लोगों को इकट्ठा किया गया, उनसे कहा कि इन दो लोगों को घेर के ले आओ और इनको घेर के यहाँ ले आओ, तुम्हारे पास हथियार होने चाहिए, फिर उनको मारा पीटा गया, इस कदर उनके इतना मतलब harshly treat किया गया that they succumbed to their injuries eventually. So the punishment given is completely fit considering the sentence. Oh sorry, the crime. अब ये सेक्शन 329 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है? Section 329 deals with reports of certain government scientific experts and falls under the category of statement and evidence. ये CRPC का सेक्शन 293 हुआ करता था, तो ये बेसिकली उन्हीं प्रोविजन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है जो कि सीआरपीसी में दिए गए थे, उसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए कि साइंटिफिक एक्सपर्ट रिपोर्ट्स को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि क्रिमिनल ट्रायल्स में साइंटिफिक एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है रिटन रिपोर्ट्स के थ्रू, जिससे कि डिलेज को रिड्यूस किया जा सके और कोर्ट की पावर जो कि एक्सपर्ट्स को एग्जामिन करने की है उसे प्रिजर्व किया जा सके whenever it is necessary. की प्रोविजंस क्या है? The section allows reports from specified government scientific experts to be admitted as evidence in criminal proceedings without requiring the expert to personally appear in court initially. ठीक है, वो रिपोर्ट को भेज सकते हैं, उन्हें खुद आके बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। मेन फीचर्स एडमिसिबिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है, कोर्ट का डिस्क्रिशन और डेपुटेशन प्रोविजन, मतलब भाई कि एडमिसिबल है ये रिपोर्ट, कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे एक्सपर्ट को समन या एग्जामिन कर सकती है अगर उन्हें लगता है तो, वरना रिपोर्ट ही काफी। डेपुटेशन प्रोविजन, ऑफिसर का या एक्सपर्ट का पर्सनली आना और टेस्टिफाई करना जरूरी नहीं है, दे मे सेंड अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो कि फेमिलियर है उस केस से और उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। ही ऑल्सो इज अवेयर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, कौन कौन से एक्सपर्ट्स इसमें कवर किए जाते हैं? केमिकल एग्जामिनर्स, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर्स, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ हाफकाइन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, डायरेक्टर्स, डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज, गवर्नमेंट सेरोलॉजिस्ट्स, अदर साइंटिफिक एक्सपर्ट्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल सा केस है। फैक्ट्स तो किसी पल्प फिक्शन या थ्रिलर की तरह लगते हैं, लेकिन ऐसे अगर इफ यू नैरो इट डाउन तो इट इज अ सिंपल मर्डर केस। यू कैन साइट इट, अपने मर्डर के आंसर में आप इसे साइट कर सकते हैं। अभी 2-1 दिन पहले का ही जजमेंट है। ठीक है,
अपने अगले केस पे आ जाते हैं। द नेम ऑफ द केस इज संजीत सिंह सलवान वर्सेस सरदार इंदरजीत सिंह सालवान। ओके, अब केस तो शुरू हुआ था एक कॉन्फ्लिक्ट पे, जहां पे दो लोग थे जिनका नाम आपने देख ही लिया। वो लड़ रहे थे आपस में कि गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी कौन है। मतलब the conflict was related to the title of a trustee. Both were asserting कि वो दोनों ट्रस्टी हैं। दो ट्रस्टी नहीं हो सकते, एक ही ट्रस्टी हो सकता है, और इसी बात का झगड़ा था। ठीक है, अब इसी झगड़े को ये लोग कोर्ट में ले गए। कोर्ट में जो इनमें से एक पार्टी थी, उन्होंने ये स्पेशली मेंशन किया कि सेक्शन 92 सीपीसी विच प्रोवाइड्स फॉर पब्लिक ट्रस्ट एंड रिलीजियस, या फिर ट्रस्ट जो कि पब्लिक या रिलीजियस पर्पसेस के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं, उनकी डिस्प्यूट को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो सेक्शन कहता है कि अगर एक पब्लिक चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, या फिर ट्रस्टीज के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए गए हैं, या ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, तो कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग जिनका ट्रस्ट में इंटरेस्ट है, वो ट्रस्ट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं इस रीजन को साइट करते हुए। बट ये सूट तभी इंस्टीट्यूट होगा जब एडवोकेट जनरल की परमिशन ले ली जाएगी। ठीक है, और ये सूट इंस्टीट्यूट करके भी कुछ बहुत लिमिटेड रिलीफ्स को क्लेम किया जा सकता है, और वो रिलीफ भी दे रखी है, जैसे कि ट्रस्टीज का रिमूवल, नए ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट के लिए प्रॉपर डायरेक्शन, राइट, या फिर किसी स्कीम को सेटल करने का कोई रिलीफ दिया जा सकता है या मांगा जा सकता है, या फिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, एटसेट्रा। इसी तरह की कुछ लिमिटेड रिलीफ दे रखी हैं। अब ये ना प्रोविजन बेसिकली सेफ गार्ड है, ताकि पब्लिक ट्रस्ट के नाम पे कोई फ्रिवलेस सूट्स इंस्टीट्यूट ना करता रहे। और सीपीसी ने जुरिस्डिक्शन पे भी एक प्रोहिबिशन लगा रखा है कि अगर एक सूट 92 के स्कोप में आ जाता है तो वो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं होता बिना एडवोकेट जनरल की परमिशन के। तो अगर वो रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक पर्पसेस के लिए क्रिएट किया गया ट्रस्ट है, तो आप उसके अगेंस्ट तभी सूट इंस्टीट्यूट करेंगे सिविल कोर्ट में जब आपके पास एडवोकेट जनरल की परमिशन हो। अब इनमें से एक पार्टी का कहना था कि इनमें से इस पार्टी का कहना था, इसे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इनमें से सरदार इंदरजीत सिंह सालवान का कहना था। ठीक है, मैं बता ही देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। So this party specifically claimed in their plaint कि सेक्शन 92 का जो प्रोहिबिशन है वो हमारे ट्रस्ट पे अप्लाई नहीं होता, तो सिविल सूट मेंटेनेबल है और एडवोकेट जनरल की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं। और क्यों वो अप्लाई नहीं होता सेक्शन 2, उसका पूरा उन्होंने 92 सॉरी पूरा उसको डिटेल में उन्होंने प्लेंट में मेंशन कर रखा था। ठीक है, अब खैर लड़ाई इंस्टीट्यूट हुई, लड़ाई बढ़ती चली गई, बहुत साल बीत गए, और फाइनली दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि भाई कोर्ट की लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी, आर्बिट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आर्बिट्रेशन में दे वेंट, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, और आर्बिट्रेटर ने एक डिक्री या रिवॉर्ड जो है पास कर दिया। अब वो रिवॉर्ड दोनों ही पार्टीज के लिए ठीक था, मतलब बोथ पार्टीज अग्री टू दैट रिवॉर्ड। किसी भी पार्टी ने उस रिवॉर्ड को फर्दर चैलेंज नहीं किया, दे कंसेंटेड टू द रिवॉर्ड गिवन बाय द आर्बिट्रेटर। इसी रिवॉर्ड को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, और पार्टीज के अग्रीमेंट को देख के कोर्ट ने इस रिवॉर्ड को कंसेंट डिक्री के फॉर्म में रिकॉर्ड किया। नाउ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट कंसेंट डिक्री इज, राइट? इट्स अ कॉम्प्रोमाइज डिक्री प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 23 रूल 3, जहां पे अगर पार्टीज आपस में अपना कोई डिस्प्यूट म्यूचुअली सेटल कर लेते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो कोर्ट उस सेटलमेंट को रिकॉर्ड करके उसी पर डिक्री पास कर देता है। ठीक है, अब इसी को कंसेंट डिक्री या कॉम्प्रोमाइज डिक्री कहते हैं। दिस डिग्री हैज अ फोर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ जुडिशियल कमांड, राइट? बोथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बिकॉज बोथ द पार्टीज अग्रीड टू दैट सेटलमेंट, एंड जुडिशियल कमांड इसलिए क्योंकि उसी सेटलमेंट के बेसिस पे कोर्ट ने उसको डिक्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इट इज काइंड ऑफ लाइक अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट बट म्यूचुअली अग्रीड बाय द पार्टीज, राइट? अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कंसेंट डिक्री आ जाती है तो उस कंसेंट डिक्री को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट फर्दर चैलेंज इट इन एन एपेलेट कोर्ट, इट इज अ फाइनल डिक्री, इट
इज आप अपने कॉम्प्रोमाइज करके आप अपने अपील करने के राइट को फोरगो कर देते हैं. यू renounce योर राइट टू चैलेंज दैट डिक्री इन अ हायर कोर्ट. क्यों? क्योंकि आप खुद उस डिक्री के लिए सहमत थे, आपने खुद अपनी मर्जी से उस डिक्री को एक्सेप्ट किया या फिर उस कॉम्प्रोमाइज को या उस सेटलमेंट को जो पार्टी के साथ हुआ वो आपने एक्सेप्ट किया. कोर्ट ने आपके एक्सेप्टेंस को देखकर ही उस कंसेंट डिक्री को पास किया है. बाद में यू कैन नॉट टर्न अराउंड एंड से कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए या आई वांट टू चैलेंज इट. डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लग जाता है, राइट? अब इस केस की कहानी तुम्हें कुछ कुछ समझ आ रही होगी. केस में भी ऐसा ही हुआ. संजीत सिंह और इंद्रजीत सिंह आर्बिट्रेशन में चले गए. आर्बिट्रेटर ने रिवॉर्ड भी दे दिया, वो रिवॉर्ड दोनों को पसंद भी आ गया और इसके बेसिस पे कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज डिक्री फाइल भी कर दी. अब जब ये संजीत सिंह ने सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में उस रिवॉर्ड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की, तो ये इंद्रजीत सिंह रास्ते में आ गए. ये पलट गए, बोले कि नहीं नहीं एग्जीक्यूट नहीं कर सकते आप. सेक्शन 92 की वजह से ये डिक्री जो है ये बिना परमिशन के मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए ये नॉन आर्बिट्रेबल भी है. There's a bar on institution of such plaint, and because of that bar, because of section 92, the decree is non-arbitrable. You could not have not the decree but the cause of action. The dispute is non-arbitrable and you cannot take this dispute. You could not have taken this dispute to arbitration in the first place. अभी तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई. ठीक है, इसी बात को ग्राउंड बना के फिर संजीत सिंह जी ने केस फाइल किया. यही इस केस का एक्चुअल क्रक्स है. ठीक है, अब कोर्ट का क्या कहना था वहां आ जाते हैं. कोर्ट ने एम्फसाइज किया किस पे? डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल पे, बाय कंडक्ट. ये स्टेट करते हुए कि हैविंग स्पेसिफिकली प्लीडेड, पहले तो तुमने कहा कि तुम्हारा जो सूट है वो सेक्शन 92 से हिट नहीं होता. नाउ इट वुड नॉट बी ओपन फॉर देम टू अपोज द वैलिडिटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज डीड बाय रेजिंग सच ग्राउंड. कोर्ट ने फर्दर होल्ड किया कि पार्टीज कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम. कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को पाया कि वो कॉन्शियसली सूट को प्लीड कर रहे थे मेंटेनेबल और फिर आर्बिट्रेशन में जानबूझ के गए थे. मतलब उन्होंने खुद ही अपनी प्लेंट में ये साबित किया था कि सूट मेंटेनेबल है और सेक्शन 92 का प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं किया लगता, और फिर आपस में ही अग्री करके उन्होंने आर्बिट्रेशन को भी choose किया. Nothing was forced on them. They went for arbitration willingly. Now you cannot just turn around. Respondents initially stated that their suit was not barred by section 92. They willingly participated in arbitration, obtained a favorable consent decree, later took completely opposite stand challenging award's validity. Appellant altered their position to their detriment by complying with award terms. Final directions क्या थे? कमर्शियल कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया गया. एपेलेंट्स को अलाउ किया गया कि आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को रिवाइव कर दीजिए. एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैड टू बी डिसाइडेड ऑन मेरिट. सो दिस वाज द केस. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का केस है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल बाय कंडक्ट. अब ये पार्टीज को प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रोडिक्टरी पोजीशंस लेने के लिए जो कि दूसरे पार्टीज के इंटरेस्ट को प्रेजुडिस कर सकते हैं, जो जिन्होंने उनके पहले के कंडक्ट पे रिलाई करके एक्ट किया था. ठीक है, बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल पार्टीज कैन नॉट अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट द सेम इंस्ट्रूमेंट. एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? एक एग्जिस्टिंग फैक्ट का रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट बाय वन पार्टी, रिलायंस बाय अदर पार्टी ऑन सच रिप्रेजेंटेशन, डेट्रीमेंट सफर्ड बाय रिलाइंग पार्टी. दूसरा सेक्शन जो आया इस केस में वो था सेक्शन 9 आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट. ये कोर्ट को एम्पावर करता है इंटरम प्रोटेक्शन देने के लिए बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग. एनी पार्टी कैन सीक रिलीफ इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियंस, preservation, custody of goods, securing disputed amounts, detention, inspection of property and interim injunction. एक बार आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हो जाए तो कोर्ट सेक्शन 9 के एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं कर सकते जब तक कि ट्राइब्यूनल की रेमेडी सेक्शन 17 में इनइफेक्टिव ना हो जाए. अगर इंटरिम मेजर्स को ग्रांट कर दिया गया है आर्बिट्रेशन शुरू होने से पहले तो प्रोसीडिंग्स 90 डेज के अंदर अंदर शुरू हो जानी चाहिए. पर्पस ये है कि इफेक्टिव आर्बिट्रेशन प्रोसेस को इंश्योर किया जा सके और फाइनल अवार्ड्स के एनफोर्समेंट के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स को प्रोवाइड किया जा सके. सो दिस वाज द केस. सिंपल केसेस हैं और डायरेक्ट आप इन्हें साइट कर सकते हैं डायरेक्टली इन द रेस्पेक्टिव सेक्शंस.
बाकी अगर कोई और तरीका है आपके पास इनको क्रिएटिवली यूज करने का तो हमारे साथ शेयर जरूर करें. आई वुड लव टू हियर योर इनसाइट्स. तो आज के लिए इतना ही. अगले सेशन में फिर मिलेंगे इसी तरह के केस के साथ. तब तक आप सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.